जिस क्रॉस 1 जो दिया हुआ ना, क्रॉस पहला, और एक दिया होगा क्रॉस 2। ठीक, क्रॉस 1 में दिखाया गया है 1.3% रिकॉम्बिनेशन, और ये लिखा हुआ है। और क्रॉस 2 में कितना लिखा है ना, 36 पॉइंट जो भी लिखा है ना, हाँ 7। तो क्रॉस 1 में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा, क्रॉस 1 में क्या है, रिकॉम्बिनेंट कम आ रहे हैं। इसका मतलब जीन पास पास हैं। भाई जीन दूर दूर होती है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है। ठीक, तो यहाँ जीन क्या है, पास पास है। वाई जीन और डब्ल्यू जीन, वाई जी क्रॉस ए में जो क्रॉस कराया गया है वो है ड्रोसोफिला का जो बॉडी का कलर होता है और आई के कलर के बीच में क्रॉस कराया गया है। ठीक है, वाई जीन और कौन सी जीन है, डब्ल्यू जीन है। देख रहे हैं दोनों पास पास हैं। और क्रॉस बी में जो क्रॉस है वो किसके बीच में है, आई कलर और विंग का जो साइज है उसके बीच में है। और आई कलर और विंग के साइज की जो जीन है वो काफी दूर दूर है, देखिए। जबकि बॉडी के कलर और आई के कलर की जीन क्या है, पास पास है। तो जीन पास पास है तो उसमें रिकॉम्बिनेशन क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट कम आएंगे, वहां रिकॉम्बिनेंट ज्यादा। अब इस क्रॉस में देखिए क्या किया गया है, जैसे ये है, ये देख रहे हैं पेरेंट है। अब पेरेंट है तो पहले इसके ये F1 जनरेशन दिखा रहा है कि F1 जनरेशन जो आएगी वो सारी यही आएगी। ठीक है, हमको बुक दे दीजिए, मैं इसी में से समझा देता हूँ। ये देखिए लिखा गया है, एक क्रोमोसोम दिखाया गया है, Y है और ये क्या है, W है, और ये है Y प्लस और ये है W प्लस। ठीक है, प्लस जानते हैं क्या है, यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक है, और ये मेल हो, ये मेल है कि फीमेल ड्रोसोफिला, ये फीमेल है क्योंकि यहाँ पर दोनों एक्स एक्स है, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। और यहाँ पर मेल ड्रोसोफिला है, ये एक्स क्रोमोसोम, और ये क्या है, वाई है। वाई डिफरेंट दिखाया गया है। इस पर जो जीन दिखाई गई है वो वाई प्लस है और ये डब्ल्यू प्लस है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इस पर क्यों नहीं दिखाया गया है, क्योंकि जो जीन एक्स पर होती है वो वाई पर नहीं होती, जाहिर सी बात है। कोई भी जीन जो एक्स पर वाई पर नहीं होती है फिर वो। यहाँ दोनों एक्स हैं, ये दोनों क्या हैं, एक्स हैं। ठीक है, अब इसके गैमीट बनेंगे तो ये फीमेल है, ये फीमेल ड्रोसोफिला है, और ये क्या है, मेल है। फीमेल में जैसे हम लोगों में एक्स एक्स अलग हो जाते हैं वैसे यहाँ होगा। देखिए अलग करिए इसको, ये एक्स है यहाँ पर, ये वाई और ये डब्ल्यू लेकर के अलग हो जाएगा, और ये वाला एक्स अलग हो जाएगा, वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस लेके अलग हो जाएगा। ये बन गए गैमीट। ऑटोजोम भी होंगे, 8 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। ठीक है, तो 6 ऑटोजोम और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑटोजोम होंगे, कितने होंगे, 4, क्योंकि सॉरी 3 होंगे, क्योंकि 3 पेयर होता है ऑटोजोम। तो गैमीट जो बनेंगे, गैमीट, गैमीट में 3 ऑटोजोम जाएंगे। ठीक है, कितने जाएंगे भाई, देखिए 6 और 2 8, 8 होता है ना, तो 3 तो ऑटोजोम रहेंगे और एक एक्स क्रोमोसोम, 4 हो गया। और ऐसे ही 3 ऑटोजोम और प्लस एक एक्स, 4 हो गया, 8 हो गया ना टोटल। तो इसको छोड़िए, ऑटोजोम से हमको मतलब ही नहीं, हमको सेक्स क्रोमोसोम से मतलब है। ये बन गए इसके गैमीट। ठीक, ये कौन सा, फीमेल गैमीट बन गया। जैसे आप कैपिटल टी को अलग कर देते, टी अलग और टी अलग कर देते, तो ये हो गया। ऐसे ही इस पे मेल गैमीट बनेंगे तो मेल क्या बनेंगे, Y प्लस और W प्लस रहेगा, ये X वाला है, और Y वाले पे कुछ नहीं रहेगा, ये Y वाला है, ये Y वाला। अब ये F1 जनरेशन कैसे आएगा, तो ये सब मैच होगा ना इस तरीके से। ये इसके साथ फर्टिलाइज कर सकता है भाई, 2 पॉसिबिलिटी आ रही है इसके साथ, तो बनेगा एक्स एक्स, इसको इसके साथ फिक्स करिए एक्स एक्स। ठीक है, इसको इसके साथ में एक्स वाई, और ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई, इसको इसके साथ मिलाइए तो क्या बनेगा, वाई और डब्ल्यू, और वो वाला इधर लेके आएंगे तो वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस बन गया। एक पॉसिबिलिटी ये आ गई। मेल में क्या आएगा, इसको हमने उसके साथ मिलाया था तो वाई और डब्ल्यू आ जाएगा इसके साथ में, ये आ गया मेल वाला। ऐसे 2 फीमेल एक बार और निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही तो बना के लिखा है। अब इसमें इन्होंने देखिए लिखा है, इन्होंने 2 बनाया है, तो ऐसे 2 और बन जाएंगे। यही 2 इन्होंने बना के दिखाए हैं, ऐसे 2 और बन जाएंगे। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी 50, जिसमें से 2 सेम रहेगी।
50-50% आ रहा ना, ये देखिए, ये हमने एक बना के दिखाया फीमेल और एक बना के दिखाया मेल, ऐसी मेल फीमेल एक बार और बनेगा। ये F1 है। इसके बाद F2 कैसे आएगी, तो F1 में गैमीट बनेंगे, ठीक है, वही RFYY वाला सिस्टम रहेगा, तो बनेगा F2 जनरेशन। और कुछ पूछना हो तो बताइए। लिंकेज समझ में आया था पूरी तरीके से? अब लिंकेज पर कुछ क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है, आप समझ लीजिए। जो नहीं आए वो सबसे ज्यादा होशियार लोग हैं, इसलिए वो आते नहीं है, उनको पढ़ने लिखने से मतलब ही नहीं है। हम बताना चाह रहे थे कुछ क्वेश्चन, लेकिन किसको बताएं, जब कोई आएगा तभी तो बताएंगे। एक क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है 1 सेंटीमॉर्गन, 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, is equal to the recombination frequency, is equal to recombination frequency। कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा? 1 सेंटीमॉर्गन, 1 सेंटीमॉर्गन कितना रिकॉम्बिनेशन? ऑप्शन दिया गया है 0.1, दूसरा है 0.01, ठीक है, 0.01, और थर्ड इसमें है 0.2, और चौथा है 0.001। बता सकते हैं 1% 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब कितना रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी? बताओ जी, सोच के बताइए। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 1 सेंटीमॉर्गन, फार्मूला है पता है इसके बारे में? कुछ नहीं पता है, हमने बताया था। देखिए 1 सेंटीमॉर्गन क्या है, ये है क्या, ये बताइए, फ्रीक्वेंसी है ये मैप डिस्टेंस है। मैप डिस्टेंस को नापते हैं सेंटीमॉर्गन में या मैप यूनिट में। प्रोकैरियोट में नापते हैं मैप यूनिट में, और यूकैरियोट में उसको सेंटीमॉर्गन में नापते हैं, ठीक है। और वो इक्विवेलेंट किसके होता है? रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के होता है। जैसे 1 सेंटीमॉर्गन बताया था आपको, 1 मैप यूनिट, एक मैप यूनिट के बराबर होगा ना, एक ही चीज है, चाहे 1 सेंटीमॉर्गन कहिए और या तो इसी को बोलिए 1 मैप यूनिट। ये किसके बराबर होगा? 1% रिकॉम्बिनेशन, 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। लिखाया तो नहीं लिखाया तो ये लाइन, ठीक है, हाँ। 1 सेंटीमॉर्गन का मतलब 1% रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना है? समय उमय का ध्यान वान है कि नहीं है? किसी से मुझे बहाना है, किसी से मुझे पूछना नहीं चाहिए क्यों लेट आए आप। नो कमेंट, ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। 1 सेंटीमॉर्गन 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमॉर्गन इक्वल टू द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो कितना होता है? 1% तो होता है, नहीं होता है। 1 सेंटीमॉर्गन कितने के बराबर? 1%। 1% का मतलब 1/100 आ गया, 0.01 आ गया ना, इसके बराबर होता है। वो फ्रीक्वेंसी लिखा है, 1% को जब देखेंगे कितना होता है 1%, तो 0.01 होता है, निकालते हैं परसेंटेज, ठीक। अब इसके कुछ और सवाल देख लीजिए। इसके सवाल जो तुमने लास्ट टाइम सवाल पूछा गया था, उस पर बेस्ड कई सवाल मैं आपको बताता हूं, देखिए। हाँ, डिस्टेंस, मैप यूनिट वाले सवाल पर डिस्टेंस पूछता, हम आपको बता रहे हैं, आप वाला भी सवाल देख लेंगे। देखिए लिखा है, आपके पास जीन है ए और बी जीन है, ठीक है। परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, ए और बी के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है 9%, ठीक। ए और बी के बीच में कितना है? 9%। और ए और सी के बीच में, एक जीन ए है और सी के बीच में है 26% रिकॉम्बिनेशन। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है आपको। और बी और सी के बीच में है 35%, 35%। तो आप बताइए इसमें जीन का ये सीक्वेंस क्या लगा हुआ है, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ द जीन।
जीन का अरेंजमेंट क्या है, ए बी सी है कि बी सी ए है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, और या बी ए सी है, बी ए सी। हाँ, एक और ऑप्शन होगा इसमें ए सी बी, बता सकते हैं, ये निकालना नहीं जानते होंगे, इसको समझ लीजिए। तुमको आता है जी पीछे ये सवाल निकालने आते हैं ऐसे कि जीन का सीक्वेंस बता दीजिए मैप यूनिट, मैप डिस्टेंस के आधार पर। ये फ्रीक्वेंसी है ए और बी के बीच में 9% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, समझ रहे हैं ना। और जैसे अगर ये नहीं समझ, जैसे आपको अभी मैंने ड्रोसोफिला का एग्जांपल बताया था, वाई जीन और डब्ल्यू जीन के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, 1.3% आई। ऐसे बोल रहा ए और बी के बीच में 9% है, ए और सी के बीच में 26%। अब आप इसको सीक्वेंस में लगा दीजिए तो देखिए, एक चीज ध्यान रखना, जिसमें सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, जिसकी सबसे ज्यादा है, वो सबसे दूर दूर होगी, क्योंकि लिंकेज सबसे कम उन्हीं में होगा। मतलब जीन सबसे ज्यादा दूर कहां होंगी, जहां रिकॉम्बिनेशन सबसे क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब जीन बहुत दूर दूर है, यहां सबसे हाईएस्ट रिकॉम्बिनेशन। तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, यहां हाईएस्ट, ऐसे सवाल नोट कर लीजिएगा, हाईएस्ट रिकॉम्बिनेशन यहां हो रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट इज जीन्स क्या है, आर हाईएस्ट डिस्टेंस, सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस पर जीन यही दोनों होंगी। तो आप लिख देंगे बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 35% रिकॉम्बिनेशन का मतलब 35 सेंटीमॉर्गन हो गया कि नहीं हो गया, 1% रिकॉम्बिनेशन 1 सेंटीमॉर्गन, ठीक है, या 35 मैप यूनिट हो गया, ये 35 आ गया। अब देखिए, अब सी, अब उसके बाद दूसरा नंबर किसका है, 26% है, इसके बाद किसकी वैल्यू है 26। ए और सी में देखिए, सी ए है, तो सी ए है तो ए बीच में तो आएगी ना। अब ए किसके पास रहेगा, बी के पास रहेगा कि सी के पास रहेगा, ये बता दीजिए। ए बी के पास आएगा कि सी के नजदीक में आएगा, बीचों बीच तो नहीं रखा जाएगा बी के पास, क्योंकि ए और बी में 9% रिकॉम्बिनेशन, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कम है तो तीन पास पास हैं। ए यहां रखेंगे क्योंकि ए और बी के बीच में 9% है, और ये क्या है 26% था, जोड़ करके तो 35% आ गया ना। तो बी ए सी सीक्वेंस में आ जाएगा, समझ में आ रहा है। आप सी ए बी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये बी पहले लिखा गया, यहां जैसे लिखा है वैसे लिखना भी है, बी और सी लिखा ना, बी पहले तो सी बाद में लगेगा, ठीक हो गया, इस तरीके से हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए ऐसे ही। दूसरा आप बताएंगे, देखिए एक और देखिए, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन ए, एक जीन ए है, ठीक है, आपके पास आइए, और एक जीन बी है, आ जाइए, बी है, जीन ए एंड जीन बी, इनके बीच में बोल रहा है मैप डिस्टेंस 3 यूनिट है, मैप डिस्टेंस बोल रहा हो। तो मैप डिस्टेंस का मतलब दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3 यूनिट है, 3 यूनिट है, ठीक है, ए और बी के बीच में। और बी और सी के बीच में कितनी है, बी और सी के बीच में है 10 मैप यूनिट, ए और बी के बीच में 3 यूनिट डिस्टेंस, बी और सी के बीच में 10 यूनिट डिस्टेंस, और सी और ए के बीच में है 7 यूनिट डिस्टेंस। तो आपको सीक्वेंस बताना है, वहां परसेंट लिखा गया था, वहां परसेंट था, यहां सीधे वो दे दिया यूनिट। बात तो एक ही है ना, सेंटीमॉर्गन समझिए, यही सेंटीमॉर्गन है। आप इसको 3% मान लीजिए, वो 10% मान लीजिए। अगर कहेंगे फ्रीक्वेंसी तो कितना परसेंट हुआ, 3 10, ठीक। तो सबसे ज्यादा किसका है,
तो बी और सी दूर दूर कर दीजिए सबसे ज्यादा, ठीक है। इसके बाद में अगला नंबर सी और ए का है। इसका मतलब यह है कि ए जो है वो सी से काफी दूर है, बी के नजदीक है। देखिए ए और बी के बीच में 3 है ना, तो हमको यही तो लगाना है, तो ये किधर ले जाएंगे, तो ये हम बी के नजदीक ले जाएंगे ना, क्योंकि ए और बी पास पास है, और ये 7 है, और ये कितना है 3, दोनों को मिलाकर 10 तो आ गया, ये तो है ना। एक और बताइए अगला, तुम्हारा वाला हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा क्वेश्चन, ठीक। अब हो जाएगा वो। क्रॉस परसेंटेज जीन है जे एंड यम, एक जीन है जे और एक जीन क्या है यम, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर का परसेंट, उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। बात एक ही होती है, चाहे कहें क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी, चाहे रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर तो रिकॉम्बिनेशन होता है। कितना है 20%, ठीक है। दूसरा है जे और एल, जे और एल के बीच में है 35%, 35%, ये आप ही लोग बताएंगे। और जे और एन के बीच में है, जे एंड एन के बीच में है आपको 70% रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। एल एंड के बीच में हो रहा है 15% रिकॉम्बिनेशन। यम एंड यन के बीच में है 50%, और यम बहुत सारा हो गया ना ये, लेकिन सवाल बहुत है ऐसे ना, जेनेटिक्स में बहुत बड़ा बड़ा देता सवाल, आंसर 2 मिनट का आंसर भी नहीं होता उसका, देखते ही आप कर ले जाएंगे आंसर, ऑप्शन को देखते ही। ऑप्शन देख लीजिए, आंसर है जे यन यम यल के, जीन का सीक्वेंस ये होगा पहला, कि दूसरा है जे यम यल के यन, और तीसरा है जे यम यल यन के, और चौथा है यम जे यल के यन। कौन सा इसमें से जीन का सीक्वेंस में आएगा, थोड़ा लगा लीजिए। ये आपका आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ 2002, आईएएस 2002 का में आया था ये क्वेश्चन। बताइए इसको। दूसरा ये वाला जे और यन, हाँ दूसरा ही होगा, बस सीधे दूसरा आंसर होगा। देखिए क्यों होगा ये, क्योंकि जे सबसे ज्यादा इसके बीच में है 70%, इसका मतलब सबसे ज्यादा दूर कौन सा है, जे और एन सबसे ज्यादा दूर है इसमें से। तो आप एक सिरे पर जे लगा दीजिए, एक सिरे पर एन लगा दीजिए, बस। अब ऑप्शन में जे और एन यही तो है और कहीं नहीं है ना, जे इधर है तो इधर के हो गया, देख रहे हैं, बाकी बीच में आप लगा लीजिए। इसके बाद अगला नंबर किसका आएगा, 50% वाले का आएगा, मतलब यम और यन, तो यन यहां पर है, ठीक है। तो यम जीन जो होगी वो काफी दूर होगी, सबसे ज्यादा, यन से सबसे ज्यादा दूर कौन होगा, यम होगा, तो यम यहां कहीं लगा दीजिए, ऐसे लगा के देख लीजिए, ठीक है। लग गया ना यम, देखिए लगा दूसरा नंबर। इसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाएंगे, आ रहा कि नहीं आ रहा, ये सीधे देखेंगे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो जीन सबसे दूर हो जाएंगी, तो ये और यन सबसे दूर में चला गया है। हाँ उसके बाद में 35 वाला, हाँ 35 ही तो उसका नंबर है, तो यल आएगा उसके बाद में, उसके बाद में यहाँ यल आएगा, ठीक है। किसके बात कर रहे हैं, अरे कहाँ गया यल,
देखिए जे था, यम था, यल के बाद एक सुन लीजिए, यल तक समझ में आया आपको ना, क्योंकि यल क्यों आएगा, क्योंकि 35% है। देखिए ठीक है, सॉरी 70 के बाद 50 हमने लगा दिए। यहाँ पर 50 किसको लगाया हमने, यम को लगाया। 35 किसको लगा रहे हैं, यल को लगा रहे हैं ना। अब यल के बाद कह रहे हैं कि के आएगा, के आना चाहिए आंसर के हिसाब से, तो के कहाँ गया। इसके बाद अगला नंबर किसका है, हाँ तो यहाँ दोनों बराबर हैं। अब एक सेकंड सुनेंगे, यही दोनों बराबर हैं, ठीक है। ये भी 15% है, ये भी 15% है, ठीक है। ये 20% वाला लगाए कि नहीं लगाए इसको, जे और यम। अच्छा, जे और यम के बीच में 20%, तो कोई बात नहीं है। दरअसल में ये यन से नहीं दे रहा, हम लोग यहां से देख रहे थे ना, अभी तक जो देख रहे थे वो यहां से देख रहे थे। ये जे और यम दे रहा, तो ये 20% हो सकता, कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोग जो आपने जे और यन लगा लिया, उसके बाद में कौन सा लगा रहे थे, उसके बाद में 70 के बाद में था कौन सा, 50, यही तो लगाया था। तो 50 कहां से लगाया था, यन के हिसाब से लगाया था ना, तो यन से लगा रहे थे। तो यन से सबसे ज्यादा दूर कौन आएगा, जे के बाद में यम आएगा ना भाई। सबसे ज्यादा दूर है जे, क्योंकि यन और जे के बीच में 70% है, और उसके बाद यन और यम कितना है, 50% है। मतलब यन के बाद में अब जो आएगा नंबर वो यम का आएगा। यहां तक हो गया। ये जो आप कह रहे हैं 20% वाला, ये दरअसल में क्या है, जे से देख रहे हैं हम ना, इस छोर से देख रहे हैं, तो इस छोर से हो सकता है ये 20%। और बाकी आप उसमें छोड़िए, इसमें आप इतना देखिए कि किनारे वाला आपका मैच कर रहा कि नहीं कर रहा। ये भी मैच हो रहा है, ये भी मैच हो रहा है, एल तक आपका मैच हो रहा। बच्चा क्या आपका, अरे बच्चा तो एक के ना। तो दरअसल में दोनों जब बराबर हैं, 15% ये है और 15% ये है, ठीक है भाई। देखिए यल और के, यल है, ठीक है, और के के बीच में 15, और यम और यल के बीच में 15। यम कहाँ गए, यम और यल, ये है, इनके बीच में कितनी है, 15, और कहाँ गया, हाँ यल और के बीच में 15 है। तो दरअसल में ये मैच नहीं कर रहा, ये वाला 15। आपको आंसर के हिसाब से मैच ये कराना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो दूर है ना। नहीं लास्ट मत देखिए, इसे ऑप्शन में और कोई मैच भी तो नहीं कर रहा ना, ऑप्शन में आपके पास में और कोई मैच भी तो नहीं कर रहा। अगर वो मैच करता तो आप कर सकते थे उसमें। समझ में आ रहा ना ये। आप सबसे ज्यादा दूर देखेंगे कौन सी जीन है, सबसे ज्यादा दूर में जे और एन है, बाकी कहीं ऑप्शन में जे और एन दिया नहीं है, इसलिए आपका यही आंसर सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आ रहा है। अब बाकी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं करना, ये जेनेटिक्स है, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये मैप वाला क्वेश्चन हो गया सब ये। अब आगे बता दें, अगला टॉपिक कौन सा है, म्यूटेशन होगा। अच्छा, ये समझ में आया था आपको लास्ट टाइम जो हनी बी में मैं बता रहा था, सेक्स डिटर्मिनेशन। हमने बोला था हनी बी में कोई सन नहीं होता है, कोई फादर नहीं है, ग्रांड सन है और ग्रांड फादर है। ये थोड़ा सा लास्ट टाइम खत्म हो रहा था, समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने फिनिश वहीं कर दिया था। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा, हनी बी में जो मेल है और एक क्या है, ये नई वाली एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, पुराने वाले में नहीं है, पुराने वाले में सिलेबस में नहीं है, लेकिन नए वाले में दिया है, ठीक है। मेल और फीमेल, हनी बी में जो मेल है उसके पास 16 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं, 16। और ये मेल क्या होता है, हैप्लॉइड, ठीक है। इसी मेल को क्या बोलते हैं, ड्रोन बोला जाता है। और फीमेल जो होती है वो या तो क्वीन भी हो सकती है और या तो वर्कर भी हो सकती है, लेकिन खासियत यह है क्वीन ही अंडे देती है। फर्टाइल कौन होता है, क्वीन, वर्कर होते हैं स्टेराइल। और इसके पास 32 क्रोमोसोम होते हैं। 32 का मतलब ये डिप्लॉयड है। क्या है ये, डिप्लॉयड। ये हैप्लॉयड है और ये डिप्लॉयड होता है। अब मेल में अंडे, मेल में बनेंगे स्पर्म, मेल गैमीट। और वो कैसे बनते हैं मेल गैमीट, माइटोसिस से। कैसे बनेंगे भाई, मियोसिस नहीं होगा क्योंकि हैप्लॉयड है। अगर वो डिप्लॉयड होता तो मियोसिस होती। ये है हैप्लॉयड, जहां हैप्लॉयड होते हैं वहां गैमीट कैसे बनते हैं, मियोसिस से, सॉरी माइटोसिस।
तो माइटोसिस से गैमीट बनेंगे, ठीक है। ये फीमेल है, यहां पर एग बनेगा। देखिए एग और ओवम में अंतर है, एक चीज समझ लीजिएगा, एग और ओवम बुक में लिखते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं फर्टिलाइज एग तो उसको आप क्या समझेंगे, उसको आप जाइगोट समझेंगे। अनफर्टिलाइज एग को बोलते हैं ओवम। ओवम होता है फीमेल गैमीट, अगर वो फर्टिलाइज नहीं किया है तो उसको कह सकते हैं अनफर्टिलाइज एग या तो ओवम। लेकिन अगर ये एग फर्टिलाइज कर गया इसका मतलब वो बन गया जाइगोट। तो यहां से जब ये फीमेल अंडे देती है, ठीक है, मेल फीमेल में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो क्या होगा, यहां पर ये फीमेल एग ले करेगी। और एग कैसे होंगे, फर्टिलाइज्ड भी अंडे होंगे और अनफर्टिलाइज्ड। दो तरीके के एग आएंगे, फर्टिलाइज डिप्लॉयड होंगे मतलब 2n=32 और अनफर्टिलाइज अंडे जो होंगे वो n होंगे, n=16। फर्टिलाइज अंडे से क्या बन जाएगा, बनेगा या तो क्वीन बनेगी या तो वही सेम चीज वर्कर बनेंगे, ठीक है। और अनफर्टिलाइज एग से क्या बनेगा, मेल बनेगा। यहां तक हो गया था। अब समझना इसमें यही था कि ये जो मेल बना है, यहीं से देखिए ये मेल, इसका कोई फादर नहीं है। यहाँ पर ये लाइन बुक में लिखा है कि मेल का हनी बी का कोई फादर नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखिए क्योंकि ये जो मेल बना है ये एक्चुअली में बना कहां से है, सेक्सुअल इंटरकोर्स तो हुआ लेकिन ये अनफर्टिलाइज्ड अंडे से बना है। किस अंडे से बना है, ऐसा अंडा जो कि फर्टिलाइज नहीं हुआ, इस मेल गैमीट से वो फ्यूज नहीं किया है, ठीक है। ये तो फर्टिलाइज है, इसको बनाने में, क्वीन को बनाने में इसका रोल है, क्योंकि मेल ने आधे स्पर्म दिए, आधे क्रोमोसोम 16 दिए होंगे ना, तो 16 और इसके गैमीट में 16 मिल करके तभी तो 32 बना, लेकिन इसके पास तो 16 ही थे। इसका मतलब ये अंडा जो बना वो ओवम ये फर्टिलाइज नहीं हुआ था, ये फीमेल ने अपनी तरफ से बनाया और यहीं से वो डायरेक्ट बन गया मेल। इसीलिए इस मेल का ये फादर नहीं है और इस मेल का फादर नहीं है, ठीक है। और मेल का कोई सन नहीं होता है। यहीं से देखिए ये इस मेल का जब ये फादर नहीं है तो इसका ये सन भी तो नहीं है, सन नहीं, क्योंकि इसको बनाने में इसका कोई रोल नहीं है ना। ये डॉटर तो है, ये डॉटर है, ये फीमेल जो है, क्योंकि इसको बनाने में यहां से क्रोमोसोम आए थे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास मेल बन चुका है ना, और ये मेल है। अब ये मेल क्या करेगा, एक ये फीमेल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा ना, और क्या बनाएगा, वही सेम चीज कि फीमेल क्या करेगी, वो फीमेल फिर एग ले करेगी और यहां पर मेल बनेंगे और फीमेल फिर से बन जाएंगे। ये जो मेल बना हुआ है, ये मेल देखते रहिएगा, आप ग्रैंड फादर बता रहे हैं, इस मेल का ये ग्रैंड फादर है। अभी तक तो पेरेंट से बच्चे देख रहे थे, बच्चों के भी बच्चे हुए, ये देखिए पेरेंट ये दोनों थे, इनके ये क्वीन जो ये जो फीमेल बनी इनका बच्चा था ना, ठीक है, और ये मेल ये जो है, ठीक है। अब ये अगली जनरेशन जब आएगी तो ये जो मेल बन रहा है इसका ये ग्रैंड फादर बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये मेल कहां से बना है, ये एक फीमेल से बना है, ठीक है। और वो फीमेल कौन सी वाली है, ये क्वीन है ना, इसी से तो बना है। और ये फीमेल कैसे बनी होगी, सोचिए, इस फीमेल को तो बनाने में इसका रोल रहा होगा, नहीं रहा होगा। अरे भाई देखिए, ये नाना जी समझ लीजिए, कौन है ये, नाना जी हो गए ना। ये सन हो गया, सन का ये मदर हो गई, मदर का ये फादर हो गया। तो मदर का ये फादर है, समझ में आया ना। तो वही ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर होते हैं क्योंकि तभी तो ये बनेगा भाई, इसकी मम्मी तभी तो बनेगी जब ये रहे होंगे, ठीक है। और जब ग्रैंड फादर है तो ग्रैंड सन भी तो होता है भाई। यहां से देखेंगे तो वो ग्रैंड सन है, नहीं है, यहां से देखेंगे तो ये अगली जनरेशन के बाद ये ग्रैंड सन में आता है। तो ग्रैंड सन होते हैं और ग्रैंड फादर होते हैं
हाँ, लेकिन सन नहीं मिलेगा और फादर नहीं मिलेगा, ये अंडरलाइन उसमें कर लीजिएगा, दिया है बुक में। समझ आया? तो हनी बी में जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मैकेनिज्म है वो कौन सी मैकेनिज्म काम करती है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। मतलब जो हैप्लॉइड है वो मेल होगा और जो डिप्लॉइड है वो हमेशा फीमेल मानी जाती है। ठीक है, तो अगला बता रहे थे म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं उत्परिवर्तन। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? ऐसा चेंज जो डीएनए में कह सकते हैं या जीन में हो रहा है या क्रोमोसोम में हो रहा है, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बना? डीएनए से, और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा क्या होता है? जीन। तो आप कह सकते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ, उसमें अगर कोई चेंज हो रहा है वो क्या है? म्यूटेशन है। ठीक है, तो म्यूटेशन क्या है? ये एनी चेंज इन डीएनए में कोई चेंज होना या जीन में कोई चेंज होना। ठीक है, दैट कॉजेज वेरिएशन। इससे क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। जानते हैं म्यूटेशन से क्या होता है? वेरिएशन, अगली जनरेशन में कोई ना कोई चेंज नजर आएगा। ठीक, अब अगर डीएनए में या जीन में कोई चेंज हो रहा है तो क्रोमोसोम में अल्टरेशन हो जाएगा। क्रोमोसोम में भी क्या होगा? अल्टरेशन दिखाई देगा। चेंज इन द जीन कॉजेज द अल्टरेशन इन द क्रोमोसोम। अल्टरेशन का मतलब होता है उसमें कोई बदलाव हो जाना, ये लाइन बुक में लिखी हुई है। ठीक है, कि अगर जीन में कोई चेंजिंग हो रही है तो उसकी वजह से बदलाव कहां नजर आएगा? क्रोमोसोम में भी नजर आएगा। ठीक, और जब म्यूटेशन होगा तो जीनोटाइप भी बदलेगा। यहां देखिए जो लिखा है ना कि वेरिएशन आएगा, तो वेरिएशन कैसे आएगा? जीनोटाइप भी चेंज हो जाएगा और फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। फिनोटाइप में भी चेंज होगा, क्योंकि डीएनए में चेंज अगर हो रहा है तो वो जीनोटाइप बदल रहा है, और जीनोटाइप बदलता है तो फिनोटाइप भी तो बदलता है ना। समझ में आ रहा है? अब ये म्यूटेशन जो होते हैं ये कहां कहां हो सकते हैं? तो म्यूटेशन सोमैटिक सेल में भी हो सकता है और रिप्रोडक्टिव सेल में भी हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल, जिसी को क्या बोलेंगे हम? जर्म सेल। ठीक है, टेस्टिस या ओवरी की जो सेल होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जर्म सेल। और बाकी बॉडी में जितनी सेल बची हैं उनको क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल। तो सोमैटिक सेल में भी म्यूटेशन हो सकता है, रिप्रोडक्टिव। जैसे स्किन का कैंसर अगर हो रहा है तो सोमैटिक सेल में हो रहा है ना, म्यूटेशन हो रहा है, उसमें चेंज हो रहा है। तो सोमैटिक सेल में जो म्यूटेशन है ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। मतलब म्यूटेशन अगली जनरेशन में पास भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ये नॉन इनहेरिटेबल है। नॉन इनहेरिटेबल मतलब अगली जनरेशन में पास नहीं होगा, क्योंकि ये सोमैटिक सेल में हो रहा है। ठीक है, और रिप्रोडक्टिव सेल में जो होता है तो जानते हैं कि अगर रिप्रोडक्टिव सेल में होगा तो जाहिर सी बात है कि गैमीट जो बनेंगे वो डिस्टर्ब बनेंगे, स्पर्म और ओवा में चेंज नजर आएगा और फिर अगली जनरेशन में पहुंच जाएगा। तो ये इनहेरिटेबल है, इनहेरिटेबल। तो म्यूटेशन इनहेरिटेबल भी होते हैं और नॉन, लेकिन जनरली कहा जाए तो कौन से होते हैं? ज्यादातर म्यूटेशन क्या है? इनहेरिटेबल है, क्योंकि ज्यादातर म्यूटेशन जो आपकी बुक में जितने डिसऑर्डर दिए हुए हैं वो सब जर्म सेल वाले हैं। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर कहीं घट गया, कहीं जीन चेंज हो गया, तो ये मोस्टली यही मोस्ट कॉमन यही होता है। ठीक, अब म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है और यूजफुल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा नुकसानदायक, नहीं, फायदेमंद भी हो सकता है। ठीक है, जैसे प्लांट में जो ब्रीडिंग कराई जाती है, नई नई वैरायटी बनाई जाती है, उसमें म्यूटेशन से भी बनाई जाती है। एक्स रेज, गामा रेज, ये सब किरणें डाल करके सीड पर नई नई वैरायटी को बनाते हैं। तो फायदेमंद भी होता है और हार्मफुल भी हो सकता है। ज्यादातर हार्मफुल होते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये मोस्ट जनरली जो है वो म्यूटेशन क्या है?
हार्मफुल है, सम टाइम यूजफुल ना। यूजफुल कहाँ है वो? इन प्लांट ब्रीडिंग, जब हम प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं, ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तो वहां पर म्यूटेशन जो है जो कराए जाते हैं वो यूजफुल वाले ही जनरली होते हैं। अब म्यूटेशन नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। लिखिएगा, नेचुरल और आर्टिफिशियल, अपने आप भी हो सकते हैं और कराए भी जा सकते हैं। कहाँ कराए जाएंगे? प्लांट ब्रीडिंग, वही सेम। अगर नई वैरायटी बनानी है प्लांट की तो म्यूटेशन से भी बनाई जा सकती है। बहुत सारे तरीके हैं, म्यूटेशन भी एक तरीका है। डार्विन ने म्यूटेशन को, डार्विन ने कॉल्ड म्यूटेशन को क्या बोला था? कॉल्ड म्यूटेशन, उन्होंने बोला था स्पोर्ट। ध्यान रखिएगा, डार्विन ने म्यूटेशन को बोला था स्पोर्ट, एक नाम दिया था। ठीक, अब देखिए म्यूटेशन का ये हो गया। म्यूटेशन जिस चीज से होता है, जिस वजह से म्यूटेशन होता है उसको बोलते हैं म्यूटाजन। म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट कॉल्ड म्यूटाजन। अगर अपने आप हो रहा है तो भाई अपने आप हो रहा, लेकिन किसी वजह से हो रहा है, अगर कारण से कोई केमिकल है या कोई रेज की वजह से म्यूटेशन हो रहा है तो वो है म्यूटाजन। तो लिखेंगे म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस। अब मैं अगला बता रहा हूं कि म्यूटेशन के कारण क्या क्या है, क्यों होता है म्यूटेशन। ठीक है, लिखेंगे रीजंस ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन का रीजन क्या है? पहला देखिए, अगर डीएनए रेप्लिकेशन जो हो रहा है वो तो केमिकल ठीक है, अलग है। डीएनए रेप्लिकेशन अगर हो रहा, उस समय कोई मिस्टेक हो गया, मिस्टेक समझते हैं, ये रेप्लिकेशन होता है ए टी सी जी, ए के सामने क्या लगना चाहिए? टी लगना चाहिए, टी के सामने ए और सी के सामने जी। गलती से सी के सामने क्या लग गया? ए लग गया, हो गया चेंज। ठीक है, तो एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन, अगर डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर हो गया है तो म्यूटेशन हो जाएगा। तो पहला जो रीजन है वो है एरर इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो एरर है वो क्या करा देगा? म्यूटेशन। अब ये एरर क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है एरर? ये जो केमिकल हैं जो अभी बताए मैंने म्यूटाजेंस, यही एरर कराते हैं। जैसे बहुत सारी डाई होती हैं उस पर लिखा रहता है कि इट इज हार्मफुल, इट मे कॉज कैंसर। डाई जो आती हैं बहुत सारे केमिकल लैब में होते हैं, क्वेश्चन लिखा रहता है कि ये हार्मफुल हैं, म्यूटेशन करा सकते हैं। ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, ये सब म्यूटेशन कराती हैं। तो कराती कैसे हैं? ऐसे कराती हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर करा देंगी। ठीक है, तो एक कारण जो हुआ वो क्या हुआ? एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन। उससे क्या होगा? उससे ये होगा मिसमैच, मिसमैचिंग हो जाएगी इन बेस पेयर। जो बेस पेयर है आपके पास होते हैं, एडेनिन के सामने थायमिन पेयर करना चाहिए, उसमें क्या हो जाएगा? गलत पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरा एरर क्या है? दूसरा रीजन ये है कि जो सेल डिवीजन हो रहा होता, सेल डिवीजन पता है आपको ना? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में पढ़े हैं कि मेटाफेज पे क्रोमोसोम आकर के ऐसे लग जाते हैं और एनाफेज पे वो खींचते हैं। तो खींचते समय अगर कोई एरर हो गया, या साइटोकाइनेसिस आपने पढ़ा है कि बीच में जब क्रोमोसोम खिंच जाते हैं तो बीच में सेल प्लेट बन जाती है, आधे इधर और आधे इधर। सोचिए सेल प्लेट बने ही ना। ठीक है, तो 4 क्रोमोसोम शुरुआत में है तो पहुंचना चाहिए 2-2, और सेल प्लेट नहीं बनेगी तो 4 के चारों एक ही सेल में पहुंच जाएंगे। हो गया ना चेंज? ठीक है, 2 की जगह कितने हो गए? 4 क्रोमोसोम हो गए वो। तो क्रोमोसोम का नंबर घटना और क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना वो भी म्यूटेशन में आता है, या क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है वो भी म्यूटेशन में आता है। समझ में आ रहा है? कोई जरूरी नहीं है कि जीन में कोई चेंज हो रहा वही म्यूटेशन है, नहीं, क्रोमोसोम की अभी बताएंगे उसको भी। ठीक है, तो पहला कारण ये हो गया कि डीएनए रेप्लिकेशन में कोई एरर हो गया। दूसरा क्या है? एरर ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
सेल डिवीजन के टाइम पर कोई एरर आ गया, नहीं वो जीवन ये एस में है, ये वाला एरर इंटरफेस के एस फेज में है, और ये जो बता रहे हैं ये यम फेज में एरर है। और यम में किस में है? एना फेज में और यम मेटा फेज का एरर है। जीवन में ये एरर नहीं चलेगा, ठीक है। एरर ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, एरर का मतलब क्या है? नॉन डिसजंक्शन, नॉन डिसजंक्शन, यही लाइन यही वर्ड लिखा रहता है, इसलिए बताना जरूरी है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है क्रोमोसोम का जो सेपरेशन होता है वो गलत तरीके से हो जाए, प्रॉपर सेपरेशन ना हो जाए, सही ढंग से क्रोमोसोम सेपरेट अगर नहीं होते हैं तो उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन, ठीक है। इसका मीनिंग लिखिएगा, ये क्या है? इम्प्रॉपर सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का सेपरेशन अगर इम्प्रॉपर हो जाए, ठीक है। तो पहला एरर डीएनए जो आपका आया वो क्या आया कि क्रोमोसोम जो अलग हो रहे हैं वो ढंग से अलग नहीं हो पाए, कहीं ज्यादा पहुंच जाएंगे तो कहीं कम पहुंच जाएंगे। और दूसरा क्या है? एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ साइटोकाइनेसिस, अगर साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं, ठीक है, वो डबलिंग हो जाती है। तो ये दो कारण हो गए म्यूटेशन के। अब टाइप्स देख लीजिए, म्यूटेशन कितने तरीके का होता है। एक होता है जेनेटिक, ठीक है, और एक होता है क्रोमोसोमल, जो आपके यहाँ दिया होगा। हाँ, थायमिन डाइमर बनता जब यूवी रेस पड़ता है। क्या चीज? हाँ, वो लाइन में बता रहा हूँ, रुक जाइए, बता रहे हैं। देखिए, म्यूटेशन जो होते हैं आपको मैंने बताया दो तरीके से हो सकते हैं। म्यूटेशन जैसे फिजिकल, यहाँ में रीजन तो ये हो गया, लेकिन जो म्यूटाजेंस होते हैं जो केमिकल हैं, जो क्या हैं? केमिकल हैं, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है, ये क्या है? केमिकल्स। और ये केमिकल्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे फिजिकल एजेंट्स, सॉरी, ये म्यूटाजेंस में क्या क्या हो सकता है? म्यूटाजेंस में फिजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं, फिजिकल एजेंट्स और केमिकल एजेंट्स। तीसरा होता है बायोलॉजिकल एजेंट्स। मतलब तीन कारण हैं मेन जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या होते हैं? एक्स रेज, एक्स रेज हैं और गामा रेज हैं और यूवी रेज हैं, ठीक है। इनके कारण क्या होगा? म्यूटेशन होगा। अरे टेम्परेचर, वो हाँ टेम्परेचर भी कह सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बुक में दिया नहीं इसलिए हमने आपको बताया नहीं, ठीक। फिजिकल एजेंट में एक्स, गामा और यूवी रेज हैं। केमिकल एजेंट में कौन कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे आप बोलेंगे मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस एक केमिकल है, ठीक है। और 5 ब्रोमो यूरेसिल एक केमिकल है, नाइट्रस ऑक्साइड। हाँ, नहीं, अरे वो HNO2, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं उसको। ये HNO2 ये भी क्या है? म्यूटेजेंस, म्यूटेशन कॉज करा सकती है, मस्टर्ड गैस है। और एक एक्रिडीन डाई। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो केमिकल हैं जो क्या करते हैं? म्यूटेशन कराते हैं। ये फिजिकल एजेंट्स हैं, ठीक है, ये केमिकल एजेंट्स हैं। और बायोलॉजिकल एजेंट में आते हैं वायरसेस। क्या आते हैं? वायरसेस आते हैं, ठीक है, जो म्यूटेशन कॉज, कुछ वायरस होते हैं जो क्या करते हैं? म्यूटेशन कॉज कराते हैं। अब यहां पर इन्होंने देखिए एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, कहां गया? क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल। मतलब म्यूटेशन कहां ज्यादा देखने को मिलता है? अगर कहा जाए म्यूटेशन सबसे ज्यादा कहां होते हैं, तो कैंसर सेल में होते हैं।
ठीक है। कैंसर होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो म्यूटेशन है। तो लिख लीजिएगा म्यूटेशंस मोस्टली इन कैंसर सेल। बुक ने लिखा है कि क्रोमोसोमल एबरेशंस, पढ़िए लाइन को देखिए, लिखा है जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन पढ़िए। लिखा है क्रोमोसोमल एबरेशंस आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द कैंसर सेल। अब क्रोमोसोमल एबरेशंस होते क्या हैं? क्रोमोसोम में म्यूटेशन होना। क्रोमोसोम में अगर म्यूटेशन हो रहा है वो क्या है? क्रोमोसोमल एबरेशंस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आ जा रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि जीन में कोई चेंज अगर होता है, अगर कोई चेंज, जैसे आपके पास एक क्रोमोसोम है, अगर इसकी जीन में कोई बदलाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि क्रोमोसोम डिस्टर्ब हो जाएगा। इस क्रोमोसोम में क्या आ जाएगा? चेंज आ जाएगा। उसी को बोलेंगे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, पूरा लाइन पढ़ लीजिए। लिखा है जीन्स आर नोन टू बी लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम। हम जानते हैं जीन्स कहां लोकेटेड होती है? क्रोमोसोम पर होती हैं। ठीक है, और अल्टरेशन इन द क्रोमोसोम रिजल्ट, अगर क्रोमोसोम में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आती है। इसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। सब बताइए क्या कर रहे हैं? हाँ, तो न्यूक्लियस में इसलिए होगा ना क्योंकि क्रोमोसोम आखिर सेल्स के न्यूक्लियस में तो होते हैं। सेल के न्यूक्लियस में तो क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, जीन वही तो है। समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा और देखिए कि म्यूटेशंस जो होते हैं, या वो चीज आपको अगले पैराग्राफ में चलिए अगले वाले में समझिएगा, इसमें इतना ज्यादा है भी नहीं है। अगला एक टॉपिक लिखा गया है पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, दिख रहा है पेडिग्री एनालिसिस। हाँ, और कुछ हो तो बताइए। हाँ हाँ, टाइप, वो टाइप दरअसल में बताने जा रहे थे, इसलिए नहीं बताया क्योंकि आगे जो दिया हुआ है मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो उसमें हम इसको डिसऑर्डर करके बताएंगे कि दो तरीके के डिसऑर्डर होते हैं, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इसलिए मैंने छोड़ दिया उसको। ठीक है, और इसमें कोई लाइन तो बताइए, कोई नहीं समझ में आ रही हो तो। अब देखिए इसमें और भी लिखा गया है कि डिलीशन है, वो सब चीजें हैं कि म्यूटेशन कैसे हो सकता है, तो वो आप समझ लीजिए। इसको एक मिनट रुक जाइए। जो लिखा गया है कि म्यूटेशन जो है, देखिए कुछ चीजें और जान लीजिए। म्यूटेशन में क्या क्या हो सकता है? म्यूटेशन में एडिशन की वजह से, एडिशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन। मतलब म्यूटेशन में आपके एक सिंगल बेस भी चेंज हो सकता है या एक से ज्यादा बेस भी चेंज हो सकते हैं। जैसे आपके पास डीएनए होता है, ये डीएनए में यहाँ ए है, टी है, और ये जी है, ये सी, GCAT। एक सिंगल बेस पेयर में भी चेंज हो सकता है, एक से ज्यादा बेस पेयर में चेंज हो सकता है, मतलब किसी एक जीन में भी चेंज हो सकता है। भाई एक सिंगल बेस में चेंज हो रहा है तो इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। सबसे छोटा म्यूटेशन कौन सा होता है? पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि वहां पर एक सिंगल बेस में चेंजिंग आ जाती है। अगर एक से ज्यादा बेस पेयर में चेंजिंग आ रही है, ठीक है, तो उसके टाइप दिए गए हैं कि उसको एडिशन भी हो सकता है, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहां से जैसे आपके पास एक क्रोमोसोम है, इसमें इतना बड़ा टुकड़ा कट करके निकल गया, कहीं ये क्या हो गया? डिलीशन हो गया। कहीं से आकर के एक्स्ट्रा सेगमेंट जुड़ गया, इसके ऊपर में ये हो गया एडिशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? उसी में सब्स्टिट्यूट हो जाना, पोजीशन केवल चेंज हो जाना, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। तो एडिशन है और डिलीशन है, ठीक है, और उसकी जगह दूसरा आ जाना, वो है सब्स्टिट्यूशन।
हाँ बताइए। तो क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्रोमोसोम का नंबर चेंज होना अलग चीज है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदलना अलग चीज होती है। क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर बदलती है जब क्रोमोसोम खिंचता है एनाफेज में, एनाफेज में क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। उस समय अगर कोई एरर हुआ तो पता लगा क्रोमोसोम का कोई आर्म टूट करके निकल गया कहीं, तो सेपरेशन तो हुआ, लेकिन जो गैमीट बना उसमें क्रोमोसोम की आर्म में कोई टुकड़ा टूट गया तो उसकी स्ट्रक्चर बदल गई और नंबर दूसरी तरीके से बदलता है। ठीक है, वैसे मैं एक साथ लिख दे रहा हूं कि देखिए म्यूटेशन में आप लिखेंगे म्यूटेशन एक सिंगल बेस भी चेंज हो सकता है, सिंगल बेस पेयर में चेंजिंग हो सकती है चेंज, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, अगर एक सिंगल बेस में चेंजिंग हो रही है तो उसके लिए नाम दिया जाएगा पॉइंट म्यूटेशन। अगर मान लीजिए कोई लार्ज सेगमेंट में क्या हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है और डिलीशन भी हो सकता है। एक बड़ा सेगमेंट कट करके निकल भी सकता है और एक सेगमेंट कहीं से आकर के किसी क्रोमोसोम पर जुड़ भी सकता है, ये एडिशन हो गया और डिलीशन हो गया। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज ऐसे ही होगा, अगर कोई सेगमेंट कटा तो जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर बदलेगी, कोई सेगमेंट कहीं से जुड़ा तो स्ट्रक्चर उसकी बदलेगी ना। क्रोमोसोम का नंबर भी बदल सकता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, में चेंज, ये भी चेंज हो सकता है। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर भी बदल सकता है और इसकी स्ट्रक्चर, या फिर एक सिंगल बेस में भी, जीन में भी म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम में भी होता है, कहीं पर भी म्यूटेशन हो सकता है। ठीक है, इसके लिए नाम दिया जाता है, अगर इसकी नंबर बदल रहा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसके लिए नाम देते हैं यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। दो नाम होते हैं, या तो यूप्लॉइडी बोलेंगे या फिर एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब अगर किसी भी सेल में क्रोमोसोम 2 पहुंचने चाहिए, कितने पहुंच गए, 4 पहुंच गए, सीधे डबल हो गए, तो उसको बोलते हैं यूप्लॉइडी। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूप्लॉइडी। जैसे मान लीजिए मियोसिस होती है, ये है सेल, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, ये देखिए 6 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, 3 सेट है ना, ये कितने सेट हैं, 3 हैं। ठीक, अब सोचिए कि ये एनाफेज जब आएगी तो एनाफेज में क्या होगा, 3 ऊपर जाएंगे, 3 नीचे जाएंगे, इस तरीके से होगा ना। और टेलोफेज आएगी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस आएगी, तो बीच में से सेल 2 पार्ट में टूट जाएगी और एक सेल यहां बनेगा, एक यहां। इसमें 3 क्रोमोसोम जाने चाहिए थे, इसमें 3, लेकिन हुआ क्या, ये साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो नहीं होगा तो ये 3 इधर और 3 इधर, 6 क्रोमोसोम एक ही सेल में रहेंगे, तो 3 की जगह वो जस्ट डबल हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाया, साइटोकाइनेसिस बीच में नहीं हुई, तो क्रोमोसोम क्या हो गए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेल में फिर वो डबल हो जाएंगे। डबल का मतलब वो सीधे 6 पहुंचेंगे, 3 की जगह कितने हो गए, वो 6 क्रोमोसोम। इसी को क्या बोलते हैं, यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। समझ में आया, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी में थोड़ा सा अंतर है। हाँ कुछ कह रहे हो तो बताइए। हाँ केमिकल एक होता है, कॉल्किशीन एक केमिकल है, उससे कराते हैं, एक केमिकल है, स्पिंडल फाइबर नहीं बनता उसमें। ठीक है, कॉल्किशीन ऑटोमोनिल एक प्लांट का नाम है, उससे केमिकल मिलता है, वो क्या करता है, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन को रोक देता है, बंद कर देता है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, 1 और मोर क्रोमोसोम, 1 या 2 क्रोमोसोम कहीं घट जाएंगे, लेस और मोर, 1 या 2 क्रोमोसोम, 1 और 2 लिखेंगे, मोर नहीं यहाँ पर। 1 या 2 क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, घट जाएंगे, और या तो वो बढ़ जाएंगे। जैसे 46 क्रोमोसोम होते हैं ना ह्यूमन में, तो अगर 45 हो गए हैं
तो ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी है। अगर 47 हो गए हैं तो ये भी क्या है, एन्यूप्लॉइडी है। टर्नर सिंड्रोम में कितना होता है, 45, और क्लिनफेल्टर में कितना हो जाता है, 47 हो जाता है। ठीक है, तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब एक या दो क्रोमोसोम का घटना या एक या दो क्रोमोसोम का बढ़ना। अगर घटता है तो हाइपोप्लॉइडी और बढ़ता है तो हाइपरप्लॉइडी। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइप है, उसको समझ लेंगे तो ज्यादा सही है। ये चीज समझ में आ रही है आपको? इसको नहीं बताना हमको कि कैसे सेगमेंट टूटता है ये सब। ठीक है, इसका कारण जानते हैं क्या है? इसका जो कारण है कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बदलती है। सोचिए, क्रोमोसोम इतना बढ़िया खूबसूरत है, अगर ये आर्म यहां से टूट जाए, बदल गया ना स्ट्रक्चर इसका। क्यों हुआ? क्योंकि डिलीशन हो गया, एक सेगमेंट ही कट के निकल गया उसका। ठीक, और सोचिए यहीं पर ये लगा है और एक कहीं से आकर के जुड़ जाए, ये क्या हो गया, एडिशन हो गया। डिलीशन हो गया और एडिशन। एक होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है, जैसे ए बी सी, ये कटा, ए बी सी, इतना सेगमेंट क्या हुआ, कट हुआ, यहां से कट करके ये अपोजिट डायरेक्शन में जाकर के लग गया। सी ऊपर आ गया और ए नीचे चला गया, ये होता है इन्वर्जन। काटा और काट करके उल्टी डायरेक्शन में फिर वो जोड़ दिया गया, इन्वर्जन। केवल ये 180 पर घुमा के जोड़ दिया गया है, ये हो गया इन्वर्जन। तो असल में सिलेबस में है नहीं है, इसलिए इसलिए बता नहीं रहे, ऐसे ओल्डली सुनते जाइए कि एक सिंगल बेस में भी चेंजिंग हो सकती है, उसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। उसकी एग्जांपल क्या है, सिकल सेल एनीमिया, जो बुक में एग्जांपल दिया है, इसका एग्जांपल भी लिखा गया है। सिकल सेल एनीमिया जो बीमारी है उसमें क्या है, पॉइंट म्यूटेशन होता है। और एक बड़ा सा सेगमेंट में भी चेंजिंग हो सकती है, सेगमेंट टूट भी सकता है, सेगमेंट जुड़ भी सकता है, सेगमेंट टूट करके 180 पर फिर भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो रहा है, ये भी क्रोमोसोम में है। क्रोमोसोम का नंबर भी अगर बदल रहा, घट रहा, बढ़ रहा, तब भी म्यूटेशन है। ठीक है, और घटता बढ़ता दो तरीके से है। पूरा सेट अगर चेंज हो जा रहा है, पूरा सेट ही डबल हो जा रहा है, तो वो क्या है, यूप्लॉइडी या फिर पॉलीप्लॉइडी है। अगर क्रोमोसोम में एक या दो क्रोमोसोम घट बढ़ रहे हैं तो उसको एन्यूप्लॉइडी। इसको थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में एक वर्ड यूज किया जाता है, ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी समझ में तब आता है जब आप इसको जानेंगे। तो एन्यूप्लॉइडी के टाइप देख लीजिए, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब मैंने बता दिया, क्रोमोसोम का घटना या बढ़ना। ठीक, अगर क्रोमोसोम बढ़ रहे हैं तो इसको बोलेंगे हाइपरप्लॉइडी, और अगर क्रोमोसोम घट रहे हैं तो इसको बोलेंगे हाइपोप्लॉइडी। ठीक है, यहां क्रोमोसोम क्या होंगे, 1 और 2, एक या दो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एक या दो क्रोमोसोम यहां पर प्लस हो जाएंगे, ऐड होंगे, और यहां पर 1 और 2 क्रोमोसोम, एक या दो क्रोमोसोम का क्या होगा, यहां पर लॉस होगा। ठीक है, वहां ऐड होंगे, यहां लॉस करेंगे। इसके भी दो टाइप हैं, एक है ट्राइसोमी, ट्राइसोमी, और दूसरा है टेट्रासोमी। ट्राइसोमी में 3, जैसे हमारी बॉडी में हर सेल में कितनी कंडीशन, 2n, 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2n = 46 लिखा जाता है। अगर सोचिए कहीं से क्रोमोसोम बढ़ जाए तो 2n + 1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? ठीक है, लिखेंगे ना। ये बढ़ रहा है तो ये 3, ये 2n + 1, अब एक कहां गया, जैसे सोचिए ये मैंने बनाया, ये इस तरीके से ये इधर बनाया। सोचिए ये क्रोमोसोम नंबर 21 हमारा, कौन सा वाला, 21 नंबर का क्रोमोसोम हमारा ये है। देखिए ये हमारा 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है। इसमें कितनी कॉपी है, इसकी 2 कॉपी हैं। अगर सोचिए कि ये जो बढ़ रहा है, ये किसी में भी बढ़ सकता है, किसी में भी जुड़ सकता है। हमारे जो 23 क्रोमोसोम के सेट है ना, 23 में किसी में भी जाकर के ऐड हो सकता है। सोचिए अगर 21 वाले में एक एक्स्ट्रा बढ़ जाए, 21 वाला जो है एक एक्स्ट्रा हो जाए, तो इसकी कितनी कॉपी हो गई, 3 कॉपी हो गई। तो इसलिए वो ट्राइसोमी, सोमा का मतलब बॉडी या क्रोमोसोम, उस सेट में 3 क्रोमोसोम आ गए तो ट्राइसोमी। एक और बढ़ जाए इसी 21 वाले में तो टेट्रासोमी।
क्या हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा तो टेट्रासोमी। समझ रहे हैं ना, 21 वाले में ही अगर एक और बढ़ता है तो 4 हो जाएंगे टेट्रासोमी। लेकिन ध्यान सुनिए, अगर 21 वाले में एक बढ़ रहा है और एक कहां बढ़ रहा है, 15 नंबर वाले में एक बढ़ रहा है, तो ये क्या बोला जाएगा तब, दो बढ़ रहे हैं लेकिन अलग अलग सेट में बढ़ रहे हैं, एक ही सेट में दोनों नहीं बढ़े, तो इसको बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। क्योंकि देखिए दो तो था पहले से, यहां ट्राइसोमी हुई एक बार और एक बार ट्राइसोमी यहां हुई, ये डबल ट्राइसोमी है। इसको आप टेट्रासोमी नहीं कहेंगे क्योंकि अलग अलग सेट में बढ़ रहा है। एक ही सेट में जब 4 कॉपी हो जाती हैं तो होता है ट्राइसोमी, किसी भी सेट में टेट्रासोमी। एक सेट में 3 कॉपी होना ट्राइसोमी। समझ में आया? तो 4 होना वो टेट्रा है, तो टेट्रा को बोलेंगे 2n+2। ये लेकिन जो 2 बढ़ेगा ये उसी एक ही सेट में बढ़ेगा, किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम में बढ़ेगा, अलग अलग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसी का एग्जांपल डाउन सिंड्रोम हम लोग पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम में 21 नंबर का क्रोमोसोम क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। वो कैसे होता है, जब आगे जब डाउन सिंड्रोम पढ़िएगा। हाइपोप्लाइडी में क्या होगा, 1 या 2 घटेगा। तो इसके 2 टाइप हैं, घटेगा ना, तो घटेगा तो 2n-1 और 2n-2। ठीक है, 2 टाइप का हो सकता है। यहां मैं पहले लिख दे रहा हूं, 2 टाइप इसके हैं, मोनोसोमी और नलिसोमी। मोनोसोमी का मतलब 2n-1 और नलिसोमी 2n-2। देखिए अगर सोचिए इस तरीके से है, यहां पर 46 क्रोमोसोम हमारे अंदर कंपेयर करिए, सोचिए कि 46 क्रोमोसोम है, ये 23 सेट है, टोटल 23 जोड़ी है। इसमें से अगर ये वाली जोड़ी जो है, इस सेट का क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, तीसरे नंबर का क्रोमोसोम अगर ये गायब हो जाए, जी ये वाला 3rd नंबर का क्रोमोसोम में पूरा 2 कॉपी है, कॉपी गायब हो जाए, मतलब रहे ही ना, तो एक ही बचेगी ना, एक कम हो गया, एक बची है। तो एक बची है तो क्या बोलेंगे, मोनोसोम। जितना रहता है उतना ही बोला जाता है। उस वाले में बढ़ता था, 2 थे, एक और बढ़ गया, कितनी हो गई, 3, तो ट्राइसोमी। 4 हो गए, टेट्रा। इसमें क्या, एक गायब हुआ तो बचा कितना, जितना रहेगा उतना बोला जाएगा। एक बच्चा है तो मोनोसोमी। अगर ये दोनों गायब हो जाएंगे तो नली, मतलब नील हो गया। दोनों गायब का मतलब पूरा सेट ही गायब हो गया, वो तो उस सेट में अब कोई क्रोमोसोम बचा नहीं है, तो नील हो गया, तो नलिसोमी हो गया, नलिसोमी बोलते हैं। 2n-2 क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 क्रोमोसोम एक साथ घट रहे हैं। ठीक है, और यूप्लॉइडी को लिखिएगा, ये आपको प्लांट्स में ज्यादा देखने को मिलेगी। पॉलीप्लॉइडी या यूप्लॉइडी कहां ज्यादा देखने को मिलती है, मोर इन प्लांट्स। आपको प्लांट्स में यूप्लॉइडी ज्यादा मिलेगा, और एन्यूप्लॉइडी ये आपको मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स में होता है। तो अब बताने जा रहे हैं क्या चीज, पेडिग्री एनालिसिस। देखिए अगला टॉपिक जो है वो है पेडिग्री एनालिसिस। मेंडल जब एक्सपेरिमेंट करा रहे थे तो मेंडल ने पी पर एक्सपेरिमेंट कराया। जब पी पर एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो ध्यान सुनिए, तो ये सोचा गया कि क्यों ना ह्यूमन पर ये कराया जाए, कि कैसे कैरेक्टर पेरेंट से बच्चों में जाता है। तो मेंडल देख रहे थे तो ये सोचा गया ह्यूमन में ही ये कराया जाए। ये लाइन लिखी गई है, पढ़िएगा। ठीक है, बाद में ये एक्सपेरिमेंट किस पर ट्रायल कराया गया, ह्यूमन पर। लेकिन एक समस्या आई कि ह्यूमन में क्रॉस कैसे कराया जाए। पी में या जितने प्लांट्स हैं या जितने एनिमल्स हैं उनमें कंट्रोल ब्रीडिंग कराई जा सकती है। कंट्रोल ब्रीडिंग जानते हैं क्या होता है, एक होता है नेचुरल ब्रीडिंग, एक होता है कंट्रोल ब्रीडिंग। नेचुरल में होता है कि अपने आप ब्रीडिंग हो रही है, जैसे अपने आप पॉलिनेशन चल रहा, अपने आप जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स। और एक होता है अपनी इच्छा के अनुसार, हम अपनी इच्छा के अनुसार एक मेल सेलेक्ट करेंगे और एक फीमेल सेलेक्ट करेंगे, जैसे ड्रोसोफिला में भी करते थे, होता था ना। ह्यूमन छोड़ करके बाकी आप सारे एनिमल्स में क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हैं कंट्रोल वे में। ठीक है, कंट्रोल का मतलब होता है अपनी देख रेख में, कंट्रोल परिस्थितियों में आप रिप्रोडक्शन करा सकते हैं। प्लांट में तो होता ही है,
मेंडल भी कराए थे। लेकिन ह्यूमन में कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं होती है कि एक मेल पकड़ लाए और एक फीमेल पकड़ लाए और क्रॉस करा दिया, ये परमिशन नहीं है ह्यूमन में। ह्यूमन का जीनोम चेंज करने की परमिशन नहीं है कि आप ह्यूमन के जीनोम के साथ कोई छेड़छाड़ करिए, नहीं। और ह्यूमन में कंट्रोल ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये मानवता के खिलाफ है, समझ में आया। तो ये सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि ह्यूमन में देखा कैसे जाए। ह्यूमन में तो कर ही नहीं सकते हैं कि किसी मेल फीमेल पकड़ के क्रॉस करा दिया, नहीं हो सकता है। ये एनिमल में तो होता है, प्लांट में होता है। तो ये खो जाएगी कि अच्छा ऐसा हिस्ट्री से चेक कर लीजिए किसी भी कैरेक्टर का इनहेरिटेंस अगर आप देखना चाहते हैं कि वो किस जनरेशन में गया, उसके बाद अगले किस जनरेशन में गया, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, इसके लिए फैमिली की हिस्ट्री का सहारा लिया गया। फैमिली की हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से तो बता सकते हैं ना, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब 4-5 जनरेशन पुराना जो है जानकारी ले लीजिए किसी भी पेरेंट का, माँ बाप का, ठीक है। 4-5 पिछला जनरेशन की जानकारी ले लीजिए कि उनके कितने भाई बहन थे, ठीक है। किस भाई बहन उनके पिछली उसके पहले की जनरेशन क्या थी, उनके कितने बच्चे होते थे, ठीक। किसी में कोई बीमारी तो नहीं थी। भाई पेडिग्री एनालिसिस हम क्यों कराते हैं, उसके कई कारण हैं। पहले तो ये नोट कर लीजिए है क्या, ये है स्टडी, अध्ययन करना, स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं कि इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है, ठीक है। स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस अबाउट, किसके बारे में, अबाउट अ ट्रेट, या तो कोई कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं। कैरेक्टर जैसे मान लीजिए आपको पता लगाना है हेयर का कलर, कि हेयर का कलर कैसे ट्रांसफर होता है, कैसे वो ट्रांसफर होता है बच्चों में, वो माँ से जाता है कि फादर से आता है, कैसे ट्रांसफर होता है, पैटर्न क्या है, उसके लिए आप पिछली हिस्ट्री को ध्यान में रखेंगे। क्रॉस तो करा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो पिछली हिस्ट्री, तो हम इसमें या तो किसी कैरेक्टर या किसी ट्रेट का इनहेरिटेंस पैटर्न पता लगाएंगे, या तो और डिजीज, या तो कोई डिजीज या डिसऑर्डर कैसे हो रहा, जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये बीमारियां हैं, इनका अध्ययन करते हैं। तो इनका अध्ययन हम क्रॉस से नहीं करते हैं, वही फैमिली हिस्ट्री में जानकारी लेते हैं कि किस इनके बाबा को था, कि इनके दादा को कलर ब्लाइंडनेस थी, कि इनकी किस पीढ़ी में कलर ब्लाइंडनेस हुई, फिर उसकी अगली जनरेशन में हुआ तो चाचा में आया कि मामा में आया, किस में आया, फिर उनको किस बच्चे में आया। तो एक पूरा सा एक पेपर पे रिप्रेजेंट करा देते हैं ग्राफ बना करके, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। तो वहां से फिर हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि अब कैसे ये ट्रांसफर हो रही है डिजीज, ये ट्रेट अगली जनरेशन में कैसे जा रहा है, ये ऑटोजोम से लिंक्ड है कि ये सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, ये डोमिनेंट ट्रेट है कि ये रिसेसिव ट्रेट है, ये सब पता लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसमें इनहेरिटेंस का पता लगाएंगे, किसका इनहेरिटेंस, किसी भी कैरेक्टर का या किसी डिजीज का, ठीक। और कैसे होगा, पेडिग्री एनालिसिस कैसे की जाती है, बाय गेटिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन थ्रू फैमिली हिस्ट्री। जो फैमिली का जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उससे हम कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। और फैमिली हिस्ट्री कैसे पता लगाते हैं, फैमिली हिस्ट्री या तो रिलेटिव से जानकारी मिलेगी, या घर के लोगों से, या उनका कोई फैमिली डॉक्टर होगा, वो बताएगा कि इनके इस पीढ़ी में ये बीमारी आई हुई थी। तो पेडिग्री एनालिसिस तो ये हो गया। इसका फायदा क्या है, जो अध्ययन हम कर रहे हैं किसी भी कोई भी ट्रेट अगली जनरेशन में कैसे जा रहा है, इसका जानते हैं फायदा है। इसको बेनिफिट ये है कि हम पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी मैरिज हो रही है तो उनकी अगली जनरेशन में वो कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, उसका एक क्लू ले सकते हैं, उसके बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो पॉसिबल जो अगली जनरेशन आएगी, ठीक है, उनमें कोई डिसऑर्डर आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में आइडिया इससे लग जाता है। तो
तो पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है, ये आपको क्ल्यू देता है, गिव क्ल्यू और आइडिया अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर। ये हमको जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एन नेक्स्ट जनरेशन, जो अगली पीढ़ी आने वाली है, अगली जनरेशन में अगर कोई जांचना चाहता है, कोई पता लगाना चाहता है कि हमारी अगली जनरेशन में कोई बीमारी आएगी या नहीं आएगी, तो इससे हम पता लगा सकते हैं। कैसे? वही रिप्रेजेंट करा करके जो ग्राफ बना हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ सिंबल दिए हुए हैं, आइए कुछ सिंबल दिए हुए हैं। पेडिग्री एनालिसिस जब कराते हैं तो कुछ क्या है, सिंबल्स हैं, ठीक है। मेल के लिए ये, फीमेल के लिए इस तरीके से, ठीक है। अगर सेक्स क्लियर नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है तो ये वाला निशान लगा देंगे। अगर मान लीजिए क्लियर नहीं, आपको नहीं पता है, भाई हो सकता है कि हाँ इतना पता है कि बीमारी कभी हुई थी किसी में, लेकिन मेल में है कि फीमेल में ये नहीं पता लग रहा था कि किस बच्चे में थी, सेक्स क्लियर नहीं है तो ये सिंबल लगाएंगे। क्लियर है लड़का में था लड़की में थी बीमारी तो ये, ठीक है। अगर नॉर्मल है तो डार्क नहीं किया जाएगा, और अगर डार्क कर दे रहे हैं इसका मतलब डिजीज दिखाया आपने। क्या दिखाया? कोई ट्रेट, कोई कैरेक्टर दिखा रहे हैं आप, या कोई डिसऑर्डर या कोई डिजीज दिखा रहे हैं, तो इसको क्या किया जाएगा, इसको डार्क कर दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके का निशान बना हुआ है। तो ये क्या है, मैटिंग कराई जा रही है। ये क्या हो रही है, मैटिंग। देखिए सब उसमें लिखा, मैं केवल समझा रहा हूं। ये है मैटिंग, मेल और फीमेल के बीच में शादी, मैटिंग हो रही है, ठीक है। ये है मैटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स। अगर दो लाइन है तो रिलेटिव्स के बीच में मैटिंग हो रही है, खास के बीच में, ठीक है। और ये है तो ये पेरेंट अबव और चिल्ड्रंस बिलो का निशान होता है। ये किसका है, पेरेंट अबव और चिल्ड्रन। दो चिल्ड्रन है, तीन होंगे तो तीन दिखा देंगे, लड़के हैं लड़की हैं जो भी वो दिखा देंगे। भाई बॉय का सिंबल ये है और गर्ल का ये है, जितने उतने काउंटिंग दिखा देंगे। पेरेंट अबव और चिल्ड्रंस बिलो का सिंबल होता है। और एक साथ अगर दिखाना है कि 5 ऑफ स्प्रिंग्स, 5 ऑफ स्प्रिंग आपको दिखाने हैं, लास्ट में बना हुआ है ये सिंबल है, इसमें 5 लिख दिया गया है, मतलब 5 बच्चे हैं, उनका सेक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, और वो 5 अनअफेक्टेड हैं। बीमारी होगी तो क्या दिखा देंगे, डार्क। मतलब 5 को एक साथ अगर आपको दिखाना है तो 5 बार उसको लिख बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना करके उसमें 5 दिखा देंगे, 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग्स। तो देखिए ह्यूमन में हम पेडिग्री एनालिसिस इसलिए कराते हैं क्योंकि रीजन ये था, एक रीजन तो था कि ह्यूमन में कंट्रोल ब्रीडिंग होती नहीं है, दूसरा ये है कि ह्यूमन का लाइफ स्पेन भी बहुत बड़ा होता ना। लाइफ स्पेन का मतलब 70 साल तक आदमी जिएगा, तब तक जो है अगली जनरेशन, जब अगली जनरेशन आएगी तभी तो पता लगेगा ना कि वो कैरेक्टर कैसे जा रहा है, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कम बनते हैं। पी में क्या होता था, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग भी ज्यादा बनने चाहिए। ड्रोसोफिला क्यों सेलेक्ट किया गया था एनिमल्स में, क्योंकि ऑफस्प्रिंग का नंबर ज्यादा था, ठीक है। और उसमें हाँ ये हो गया, ठीक। अब जो अगला टॉपिक दिया है वो है मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और हाँ कुछ कह रहे हैं बताइए। अब मैं सोच रहा हूं कुछ क्वेश्चन करा दूं, मैंने बहुत कुछ बता दिया है। ये लास्ट टॉपिक ही बचा हुआ है मेंडेलियन डिसऑर्डर वाला, ठीक है। और उसको तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है केवल, हाँ जेनेटिक डिसऑर्डर वाला, वो खत्म हो जाएगा, एक दिन टाइम लगेगा। कहाँ गया भाई,
पूरा लिखना पड़ेगा। इनहेरिटेंस देखिए 6 से 7 सवाल इस चैप्टर से आते हैं कम से कम। देख रहे हैं 7 पेजेस में है ये। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर में दिए भी हैं। अब तक 3 या 4 पेज हुआ करते थे, यहाँ 7 पेज में ये क्वेश्चन है इसके, वो भी आए हुए क्वेश्चन 7 पेजेस में दिए हैं। इसको मैच कराइए। जो आपका डिसऑर्डर वाले से छोड़ दीजिएगा, वो टॉपिक छोड़ दीजिएगा, बाकी यहाँ जितना पढ़ लिया। 2 or more alternative forms of the gene। 2 or more alternative form of gene का अल्टरनेटिव फॉर्म क्या होता है? अलीली तो होता है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी अल्टरनेट फॉर्म है ना। 2 भी हो सकती है, 2 से ज्यादा। जैसे ब्लड ग्रुप में 3 फॉर्म होती हैं, आई, आईबी और आईओ होता है ना। क्रॉस ऑफ द F1 प्रोजेनी विद द होमोजाइगस रिसेसिव। F1 को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया। कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस, ठीक है। किसी भी जनरेशन से कराएंगे तो बैक हो जाएगा। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद द एनी ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट के साथ, बैक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन द प्लांट। प्लांट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने सेट होते हैं? तो ये किससे बैक मिल गया आपका एलील, ये प्लॉइडी होता है। अरे अभी बताया ना, यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट मतलब क्रोमोसोम के जो सेट के नंबर होते हैं प्लांट में, उसको क्या बोलते हैं? प्लॉइडी। तो वो प्लॉइडी का मतलब जैसे क्रोमोसोम के सेट को ही हम लोग प्लॉइडी बोलते हैं। जो क्रोमोसोम का सेट होता है उसी को। हैप्लॉइड क्या है? सिंगल सेट। डिप्लॉइड क्या है? डबल सेट। तो जो प्लॉइड आगे लगा हुआ है ना, सफिक्स प्लॉइड, प्लॉइड क्या होता है? नंबर ऑफ सेट होता है। एक सेट है तो हैप्लॉइड, 2 सेट है तो डिप्लॉइड। तो प्लॉइड उसी को प्लॉइडी कर दिया गया है। तो ये प्लांट की बात कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट में भी तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड होता है, ठीक है। हाँ, ये मैच हो जाएगा। ये बताइए, मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर आपको बताना है। पहला सही होगा ना? फर्स्ट वाला बताइए। फर्स्ट सही है। और एलिस डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2। बोल रहा एलील कुछ अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाते हैं, तो गलत है। बोथ कैरेक्टर अपीयर इन F2। F2 में दोनों कैरेक्टर चले जाते हैं, एलील कुछ नहीं करते हैं, गलत है। अरे भाई, टॉल डॉर्फ को क्रॉस कराया तो क्या दोनों चले जाएंगे? एक ही तो आएगा, या टॉल आएगा या डॉर्फ आएगा। वो क्यों आया? क्योंकि एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। एक एलील ज्यादा कर रहा है, कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो एलील तो एक्सप्रेस करते ही है ना। डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन, ये गलत है। एलील अपने आप को दिखाते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि पहली जनरेशन में डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है और F2 जनरेशन में दोनों एक्सप्रेस हो जाते हैं, नहीं होते हैं। डोमिनेंट भी आता है और रिसेसिव भी आता है। ये रॉन्ग। फैक्टर अकर्स इन द पेयर इन द नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट। प्लांट में, क्योंकि मेंडल ने प्लांट पर ही एक्सपेरिमेंट किया था इसलिए प्लांट लिखा है। बोल रहा है फैक्टर्स जो है पेयर में होते हैं, सही भी है। मेंडल ने एलिस को क्या बोला था? फैक्टर एलिस पेयर में है, फैक्टर भी पेयर में। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टर फैक्टर, ये भी सही। एलील की डेफिनेशन लिखी गई है ना। जीन क्या है? जीन जो है वो यूनिट है। किसका? क्रोमोसोम का एक छोटा सा टुकड़ा है, और टुकड़े छोटी सी, जैसे हमारी बॉडी की यूनिट क्या है? सेल है। तो वैसे ही क्रोमोसोम का एक यूनिट है जीन, जिसकी वजह से कोई कैरेक्टर आता है। तो बोल रहा है डिस्क्रीट यूनिट है। जीन क्या है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। सारी जीन एक जैसी नहीं होती हैं। सारे सेगमेंट क्रोमोसोम में जितने टुकड़े हैं क्या सब एक जैसे होते हैं? सब नहीं होते हैं। सब एक दूसरे से हट करके हैं, डिस्क्रीट हैं, सेपरेट हैं। तो डिस्क्रीट यूनिट को ही क्या बोलते हैं? जो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल कराएगा उसको क्या बोलेंगे? फैक्टर। ये भी सही। एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर फाउंड इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
मोनोहाइब्रिड में केवल एक ही पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है। सही है, सही है। एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराया गया मोनोहाइब्रिड। ये वाला रॉन्ग हुआ, बाकी सब सही है। तो 20, हाँ पहला वाला सही होगा। ठीक, बताइए। ए पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, ध्यान रखिए। स्नैपड्रैगन में पिंक फ्लावर को क्रॉस कराया गया है विथ रेड फ्लावर प्लांट। जो कह रहा है वैसे ही आप क्रॉस करा के लीजिए। क्रॉस में यही तो होता है कि जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे आप भी करते जाइए, तभी इसमें क्वेश्चन हो पाएगा। देखिए, ये बोल रहा है पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन है। पिंक फ्लावर को हम जानते हैं, ये क्या है बताइए? ये पिंक है? नहीं है, यही तो पिंक है। आर रेड होता है और स्मॉल आर व्हाइट और आर स्मॉल आर पिंक। इसको क्रॉस कराया गया है रेड फ्लावर के साथ में। रेड का क्या होता है? आर और आर, है ना? तो बताइए व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप इन द प्रोजेनी। तो क्रॉस कराइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपको कैपिटल आर ये तो सब जान रहे हैं, इस तरीके से होगा। ये इसके साथ कैपिटल आर, ये इसके साथ ये हो गया और ये हो गया। मतलब 50% में आपके क्या आएंगे? रेड आएंगे, और 50% में क्या आएंगे? पिंक आएंगे। तो रेड फ्लावर एज वेल एज द पिंक फ्लावर दोनों आएगा। ठीक, ओनली पिंक, रेड पिंक गर्ल व्हाइट तो नहीं आएगा, ओनली रेड। ये सही है, पहला सही है ना। दोनों आएंगे 50% में। जैसा बोल रहा वैसे करते जाइए। आया कि नहीं आए? अब क्या दिक्कत है? हाँ सुन लीजिए, तो बोल रहा है कि कहाँ के व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी बोल रहा है। ठीक है, इसने जनरेशन नहीं बोला है। तो आपकी जो पहली जनरेशन है इनकी प्रोजेनी रहेगी। अब आप क्या इससे दूसरी जनरेशन निकाल ले जाएंगे? अरे सोचिए, दूसरी जनरेशन आपके बस की बात नहीं है निकालना, वो मेंडल के बस की बात थी। दूसरी जनरेशन अब इसके बाद नहीं आएगी, आप नहीं निकाल पाएंगे अगली जनरेशन। ठीक है, यहीं तक आपके पास है कि आप इतना ही कर सकते हैं कि 4 पॉसिबिलिटी आया इसमें, तो पिंक और वो दोनों है इसमें, और कुछ नहीं करना है। ये बताइए इसको आगे वाला। एन ए प्लांट ब्लैक सीड इज डोमिनेंट ओवर द व्हाइट सीड। ठीक है, ब्लैक सीड कलर है, सीड का कलर कैसा है? ब्लैक है। तो उसके लिए ये भी ब्लैक बनता, ये भी है। डोमिनेंट किसके ऊपर है? व्हाइट, व्हाइट का ये। फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट विथ विच द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस। फिर से पढ़िए। एक प्लांट है जिसमें ब्लैक, यहां तक तो आपको बोल रहा है कि ब्लैक सीड कलर डोमिनेंट है और व्हाइट क्या रिसेसिव है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट, जो ब्लैक सीड प्लांट है कहां गया, उसका जीनोटाइप प्राप्त करने के लिए, ब्लैक सीड प्लांट का जीनोटाइप ये भी हो सकता है और ये भी। बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ ब्लैक सीड प्लांट जो है उसका जीनोटाइप पता लगाने के लिए विथ विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप क्रॉस, आप किस चीज से क्रॉस कराएंगे? तो बताइए, टेस्ट क्रॉस पढ़ा है ना भाई, ये तो यहां दे दिया है, लेकिन ब्लैक का ये होगा कि ये होगा? कौन सा वाला ब्लैक है? ब्लैक में दोनों पॉसिबिलिटी है, कैपिटल बी भी ब्लैक बन रहा है, कैपिटल बी स्मॉल बी। कौन सा वाला है ब्लैक जो है? ठीक है, जो आपको मिला है पौधा ब्लैक वाला सीड, वो कौन सा वाला है? तो कैसे पता लगाएंगे? उसको करने के लिए आप जो है क्रॉस कराएंगे ब्लैक वाले को किसके साथ में? रिसेसिव। और रिसेसिव कहां गया? ये। ठीक है, यहां तक आ रहा होगा, है ना? आ रहा है ये आप डॉर्फ के साथ क्रॉस आएंगे, टेस्ट क्रॉस है ये। जीनोटाइप जहां पूछा जा रहा है वो टेस्ट क्रॉस, इसको हाँ। अरे आंसर बताइए, पहला वाला आंसर। अभी कोई डाउट है बताइए, समझा दें। और इसको है ना क्लियर है? आगे बढ़िए, इस पर बताइए इसको। ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर वाला है, इसको ये बता दीजिए, पढ़ लिए हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ा हुआ है। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B+, मदर इज A+, चाइल्ड इज O+। ठीक है, प्लस जानते हैं क्या है? RH फैक्टर होता है। प्लस क्या होता है? RH फैक्टर। तो B+ फादर का, मदर का A+ है, बच्चे का O+ है। देयर रिस्पेक्टिव जीनोटाइप कैन बी। इनका आपको जीनोटाइप बताना है कि B वाले का जीनोटाइप क्या होगा, तो फिर A वाले का बताना है आगे, फिर O वाले का। तो B वाले का क्या होगा आप बताइए यहीं से।
आई बी की आई बी आई ओ, बी वाले का आई बी की आई ओ को हम स्मॉल आई बी तो लिखते हैं, आई ओ को स्मॉल आई बी तो लिखा जाता है, तो ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। पहले और दूसरे में से आंसर है, बताइए। यही तो होगा ना। आई ओ हमेशा हेटेरोजाइगस कंडीशन ही जनरली लिखी जाती है। मैंने बताया था अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो आप हेटेरोजाइगस लिखेंगे। आई बी के साथ में आई ओ, और आई ओ को स्मॉल आई बी बोलते हैं, ये सही है। आप ए ब्लड ग्रुप है, ये ओ वाले में क्या है, आई ओ और आई ओ, या दोनों स्मॉल आई एक साथ। पहला आंसर सही हो गया। समझ में आ रहा है? जब कुछ नहीं कह रहा तो यही बहुत होता है इसमें। ए बी ओ किसका एग्जाम्पल है ये? हाँ बताइए, ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग किसका एग्जाम्पल? मल्टीपल एलिलिज्म। अरे 3 एलिल्स होते हैं कि नहीं होते हैं? इनकम्प्लीट में है ना, ये मल्टीपल बताया था ना, ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलिल्स होते हैं, इसी का तो एग्जाम्पल है। और कोडोमिनेंस दिया है नहीं, अगर कोडोमिनेंस होता तो ए बी ब्लड ग्रुप उसमें आता है। एक क्रॉस कराया गया है टॉल प्लांट के साथ में, एक क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट वाज मेड रिजल्टिंग ऑफ टॉल एंड डॉर्फ। वो लाइक क्रॉस कराया जा रहा है टॉल प्लांट के साथ में। अब ये टॉल प्लांट्स को किससे करा रहे हैं ये नहीं बता रहा है। क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट के बीच में हो रहा है। हो सकता है दोनों टॉल ही हो, और कुछ तो कह नहीं रहा है, दोनों टॉल होंगे। रिजल्ट क्या आ रहा है? टॉल और डॉर्फ का रेशियो 3:1 आ रहा है। 2 टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस हुआ है, रिजल्ट आ रहा है 3:1। आप जीनोटाइप बता दीजिए, उन टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या था? समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, 2 टॉल प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया। अगली जनरेशन जो आई, यहां F1 F2 की बात नहीं हो रही है, अगली F1 ही आएगी। देखिए इसको यहां से देख लीजिए। क्या पहले आंसर बता दीजिए जिसको आता हो। हाँ तीसरा सही है, ठीक है यही है, क्योंकि 2 टॉल प्लांट है, जब क्रॉस कराया गया कैपिटल टी स्मॉल टी को 2 बार करिए और रिजल्ट जो आएगा वो 3:1 आ रहा है ना ये, ठीक है। हाँ हाँ 3 टॉल आ जाएंगे, डॉर्फ आ जाएगा, जिसमें से एक होमोजाइगस टॉल रहेगा, 2 हेटेरोजाइगस रहेंगे और एक होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, आ रहा है ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए ऑटोसोमल, अभी है नहीं, ये आगे है। हनी बी, हाँ हनी बी वाला बताइए। इन हनी बी पॉपुलेशन सन्स डू नॉट हैव फादर्स बट हैव ग्रैंडफादर्स। हाँ ये सही है, फादर्स नहीं होते हैं लेकिन हाँ ग्रैंडफादर होता है। हैप्लॉइडी इन द ड्रोन ऑफ हनी बी चौकी का जो मेल होता है उसी को क्या बोलते हैं? ड्रोन, और वो होता है हैप्लॉइड। इज ड्यू टू द पार्थेनोजेनेसिस, सही है। मेल कैसे बनता है? पार्थेनोजेनेसिस। वाइल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द फीमेल, ये भी सही है, और ये इसका रीजन भी है होगा। अब रीजन बताना, तो रीजन चूंकि इसी से संबंधित भी है ना ये, ठीक है, तो रीजन भी है। दूसरा पेज आ जाइए। थोड़ी देर और रुकिएगा, बस फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। येलो सीड वायलेट फ्लावर पी प्लांट क्रॉस विद द ग्रीन सीड, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आता है। अब बताइए, इसमें अपने मन से आप लिख दीजिए, येलो सीड है ना, तो येलो सीड एंड वायलेट फ्लावर पी प्लांट, देखिए कैसे करेंगे, बता सकते हैं? पहले पढ़िए क्या कह रहा है। येलो सीड है, ठीक है, एक प्लांट है उसमें येलो सीड आ रहे हैं। अरे यार चलता क्यों नहीं है? हाँ येलो सीड है, ठीक है, और वायलेट फ्लावर पी प्लांट क्रॉस कराया गया है ग्रीन सीड विद वाइट। तो याद करिए, इसने डोमिनेंट रिसेसिव नहीं बोल रहा है ना, कुछ नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं है। जानते भी हैं येलो सीड क्या है, टेबल में देखिए क्या है, डोमिनेंट है ना, टेबल में पढ़िए। येलो डोमिनेंट है कि ग्रीन डोमिनेंट है?
येलो डोमिनेंट है, तो ये डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और वायलेट फ्लावर डोमिनेंट है कि व्हाइट फ्लावर, तो वायलेट डोमिनेंट होता है, इतना पता होना चाहिए। प्रोजेनी शोज विद द 4 डिफरेंट फिनोटाइप, येलो सीड एंड वायलेट फ्लावर, पेरेंट्स मस्ट बी। 4 तरीके के फिनोटाइप आ रहे हैं। कैसे फिनोटाइप आ रहे हैं? 4 टाइप के। जब ये क्रॉस कराया गया येलो सीड और वायलेट फ्लावर पी प्लांट को, इसको आप लिख सकते हैं वाई येलो हो गया, ठीक है, और वायलेट में भी वी लिखेंगे, कैपिटल वी, ये हो गया ना, वाई और कैपिटल वी हो गया। इसको क्रॉस कराया गया किसके साथ में? ये कहाँ गया, हाँ, स्मॉल वाई स्मॉल वी के साथ में, तो आएगा ये वाला रिजल्ट, ठीक है। ये सॉरी, और ये वी और वाई और कैपिटल वी स्मॉल वी, ये क्या बनेगा? येलो, येलो बनेगा ना, वाई है, ये क्या बनेगा? येलो। भाई स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई तो रिसेसिव हो गया, ये कैपिटल वाई येलो बनेगा, और ये वाई है ना, कैपिटल वी है, वी है, तो ये बनेगा वायलेट, ठीक है, वायलेट बनेगा ना, और ये क्या बनेगा? वायलेट। अभी बोल क्या रहा है? द येलो सीड एंड वायलेट फ्लावर्स पेरेंट मस्ट बी द प्रोजेनी शोर्ट प्लांट विद द 4। प्रोजेनी में 4 डिफरेंट टाइप के प्लांट आ रहे हैं। प्रोजेनी में चार डिफरेंट टाइप के प्लांट आ रहे हैं। जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 4 तरीके के प्लांट आ रहे हैं, ठीक है। येलो सीड और वायलेट फ्लावर के पेरेंट जो हैं वो पेरेंट कैसे हैं? तो वो होमोजाइगस हैं कि हेट्रोजाइगस हैं? तो देखिए हेट्रोजाइगस इसलिए होंगे क्योंकि होमोजाइगस होते तो सब एक जैसे आते। आप टेस्ट क्रॉस में आपको पता होना चाहिए कि टेस्ट क्रॉस जब करते हैं इस तरीके से, देखिए स्मॉल टी टी, तो इसमें क्या आता है? इसमें सब यही वाले, तो ये देखिए ये आधा आ गया, ये कहाँ गया? स्मॉल टी टी और स्मॉल टी टी 50-50% का। और अगर यहाँ कैपिटल टी लगा देते हैं तो सब क्या आते हैं? टॉल, सब टॉल। अगर ये कैपिटल टी लग जाएगा तो सारे के सारे क्या आएंगे? सारे तो यही आएंगे ना सब ये, ठीक। तो अगर हेट्रोजाइगस आ रहा है इसका मतलब पेरेंट क्या है? एक जैसे अगर सब आ रहे हैं तो पेरेंट होते हैं होमोजाइगस, अगर अलग अलग तरीके के आते हैं तो पेरेंट क्या होते हैं? हेट्रोजाइगस। तो यहाँ पेरेंट है हेट्रोजाइगस क्योंकि डिफरेंट टाइप का, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा होमोजाइगस फॉर सीड कलर एंड हेट्रोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। अब ये देखना इन दोनों में से कौन सा होगा। ये वाला ये होगा कि हेट्रोजाइगस फॉर सीड कलर एंड होमोजाइगस फॉर फ्लावर कलर। इसको फिर से बना के देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ रुक जाइए, ऐसे नहीं होगा, एक मिनट। हाँ बताइए, रुक जाइए, फिर से यहाँ जैसा बोल रहा है देखिए, कुछ कह रहे हैं। हाँ बताइए। वो 4 तरीके के फिनोटाइप दे रहा है ना, 4 तरीके। पहले उसको बना के देख लीजिए 4 तरीके के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। हाँ अरे सारे ठीक, तो सारे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए कौन सा वाला? अच्छा ये, हाँ इसको ध्यान नहीं पड़ा, ये हेट्रोजाइगस था ना, ये डबल 2 हेट्रोजाइगस, ये सही है। हमने ये होमोजाइगस ध्यान नहीं दिया था, वो सही है तब, ठीक है, इसका ये सही हो गया। एक सवाल और देख लीजिए बस, ठीक है, टाइम हो रहा है। ये बताइए फिनोमेना वेयर द सिंगल जीन एग्जिबिट द मल्टीपल फिनोटाइप। एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप देती है तो प्लियोट्रॉपी। क्या होगा इसका?
एक जीन से एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है, लेकिन एक जीन से कई कैरेक्टर प्लियोट्रॉपी, और कई जीन से एक सिंगल कैरेक्टर, वो क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बताया था ना, भूल गए इसको? एक जीन से एक कैरेक्टर जनरली, लेकिन एक जीन से अगर कई कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा तो ये है प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल क्या है प्लियोट्रॉपी का? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में एक जीन में चेंज होता है लेकिन सिम्टम बहुत सारे आ जाते हैं। और एक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, उसी का उल्टा हो जाता है, कई जीन सिंगल कैरेक्टर। चलिए अगली बार इसके बाद में, ठीक है। अब देखिए टाइम आप लोगों का वो 2-2 क्लास चलेगा। कल तो छुट्टी है, कल के बाद से 2 ही, हाँ परसों हो सकता है 2 क्लास चले अब, क्योंकि 3 अब टाइम नहीं है, वो 3 वाला अब टाइम फिनिश हो गया, 3 वाला। हाँ ठीक है, हाँ अब स्कूल खुल रहा है इसलिए अब आपकी 2-2 क्लास चलेगी, ठीक।